नमस्कार, मैं हूं नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, साथ ही इसे रद्द करने का आदेश भी दिया। वहीं भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और चुनाव आयोग को सभी विवरण जमा करने का निर्देश दिया। 20,000 तक के फंडिंग पर रोक नहीं है। वहीं चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत किए गए दान पर पूरी तरह से टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। दूसरा, दानदाता की पहचान बैंक और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों दोनों की ओर से गोपनीय रखी जाती थी। तो ये तो थी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी बुनियादी जानकारी। मसले पर जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि ऋषिपाल सिंह जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके उस सवाल की राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 01206127 इस नंबर के जरिए आप फोन करके चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कानूनी जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ से ले सकते हैं। तो सीधा रुख करूंगी ऋषिपाल जी का, और सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि चुनावी बॉन्ड आखिर क्या होता है। देखिए, मैंने बहुत समय से इस बात की चर्चा, ये इस बात में बहुत ही चुनौती का विषय भी था और बहुत बार चर्चा का विषय भी था कि चुनावी बॉन्ड के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बहुत समय के लोग इस असमंजस में थे कि आखिर चुनावी बॉन्ड है ये अपने आप में किस तरीके का बॉन्ड है जी, और कैसे चलते, जबकि लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं हो पाई। उसके चलते फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप ये समझिए कि बहुत सारे जैसे हम समझते हैं बॉन्ड जो होता है एक तरह का एक निवेश पत्र होता है कि कोई व्यक्ति किसी में निवेश करता है या मान लीजिए कोई दान देता है तो उससे संबंधित एक दस्तावेज को हम बॉन्ड बोलते हैं। जब इसके साथ एक शब्द जुड़ जाता है चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं जी, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे चुनावी बॉन्ड की हम बात करें और बहुत समय चर्चा में था, तो अगर इसको बहुत सिंपल और स्पष्ट भाषा में समझा जाए तो जो राजनीतिक पार्टीज हैं, यानी जो चाहे वो राज्य स्तर की पार्टी है या केंद्र स्तर की पार्टी है, यानी कि पूरे राष्ट्र स्तर की पार्टी है, जी, राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक जो कार्यक्रमों करने के लिए या इलेक्शन से संबंधित प्रोग्राम को चलाने के लिए या और किसी और मंतव्य के लिए जब राजनीतिक पार्टियों को कोई व्यक्ति विशेष, कोई संस्था या कोई संस्थाओं का समूह या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार से बिना किसी दबाव के, प्रलोभन के, कानून तो यही कहता है बिना किसी दबाव के, प्रलोभन के कोई दान देता है, तो वो दान जो पहले दिया जाता था वो दान अधिकांश कैश दिया जाता था या मान लीजिए किसी और फॉर्म में होता था। तो उसको हटाकर सरकार ने 2017 के अंदर जो चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को लेके आई कि भाई जो भी दान दिया जाएगा उसके लिए आपको एक बॉन्ड परचेज करना होगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से मिलेगा और आप अपने राजनीतिक पार्टी को जो भी दान देना चाहते हैं तो वो दान जो है उसका देने का प्रक्रिया क्या है कि आप उस बॉन्ड को खरीदेंगे। वो बॉन्ड खरीदने के बाद आप वो जो राजनीतिक जो पार्टी है उसकी जो अकाउंट में उसको जमा करेंगे, तो राजनीतिक पार्टी उस बॉन्ड को अपने अकाउंट में जमा करेगी और उस राजनीतिक पार्टी में जितना भी बॉन्ड किसी ने जमा किया है या जितने दान दिया है उस बॉन्ड के रूप में वो राजनीतिक पार्टी के अकाउंट में आएगा जी। तो एक तरह से एक बॉन्ड था, जो एक प्रक्रिया थी जो कि लोगों को ये पता लग सके कौन कितना बॉन्ड क्यों चंदा दे रहा है। लेकिन इसमें जो कुछ आप देखते हैं बहुत सारी बातें, इसमें बहुत मतभेद भी रहे और बहुत सारी बात चुनौतीपूर्ण भी रही इसकी प्रक्रिया के ऊपर, इसकी बहुत सारी बातों के ऊपर। लेकिन सामान्य रूप से एक बॉन्ड था जो कि चुनाव में केवल राजनीतिक पार्टियां ही जिसको अपने कार्यविधि को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी चुनावी प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए वो जनता से, व्यक्तियों से, कंपनियों से दान ले सकती है। जी सर, बखूबी आपने बताया कि चुनावी बॉन्ड क्या है, साथ ही आपने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चुनावी बॉन्ड को किस वजह से रद्द किया गया है, क्योंकि देखिए एक बेहद अहम पहलू है ये। देखिए, चुनावी बॉन्ड में एक महत्वपूर्ण
जो इसमें एक शर्त थी या महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया थी वो ये थी कि जो व्यक्ति चुनावी बॉन्ड को परचेज कर रहा है उस व्यक्ति का जो नाम है वो पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हालांकि उसके ऊपर सरकार का तर्क ये था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं है कि जिससे कि दूसरे लोग उससे कोई दुर्भावना ना करे या दूसरी कोई पार्टी से दुर्भावना ना करे। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में सूचना का जो अधिकार है वो भी अपने आप में संवैधानिक अधिकार है। जब एक तरफ सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, दूसरी तरफ ऐसा कोई कानून बने जिसके अंदर सूचना न देने का, जो कि राजनीतिक स्तर पे या पब्लिक डोमेन में राजनीतिक पार्टियां होती हैं, अगर पब्लिक डोमेन में वो हैं तो उनको संवैधानिक रूप से अपनी जो जानकारी है उसको किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को देने का उनके पास दायित्व है। और अगर वो नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक अधिकार व्यक्ति का, संस्था का, उसका हनन होता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति चुनाव बॉन्ड को परचेज करता है, खरीदता है, उसके नाम को बताने का या उस सूचना को प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो इसके प्रावधान है वो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनावी बॉन्ड की संपूर्ण प्रक्रिया जो है उसी को ही कोर्ट ने रद्द करने के लिए आदेश दिया। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ब्लैक मनी और चुनावी बॉन्ड में क्या अंतर है, साथ ही साथ ब्लैक मनी किस तरह से चुनावी बॉन्ड को बढ़ावा देता है? देखिए, चुनावी बॉन्ड में जैसे मैंने आपको पहले बताया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बात करी कि एक बॉन्ड होता है, एक दस्तावेज है जिसको कोई व्यक्ति या कोई संस्था परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसके बाद उस मनचाही जो उनकी राजनीतिक पार्टी है उसको वो चुनावी बॉन्ड दे सकते हैं। वो चुनावी बॉन्ड को अपने अकाउंट में उसको कैश करा सकते हैं जी। अब दूसरा सवाल होता है ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी जिसको हम काला धन भी बोलते हैं, और ब्लैक मनी का मतलब होता है कि एक ऐसा धन जो अनअकाउंटेड है, यानी आपके पास उसका कोई अकाउंट नहीं है। ब्लैक मनी का अर्थ कहीं ये नहीं होता कि कैश का होना। ब्लैक मनी का अर्थ है कि जो भी आपके पास धन है वो धन आपने अकाउंटेड नहीं है, आपने अपने किसी बही खाते में, अपने अकाउंट में, आपकी रिटर्न्स में आपने कहीं उसके स्रोत का कहीं भी खुलासा नहीं कर रखा जी। तो ऐसी स्थिति में जो वो धन है वो चाहे करेंसी के रूप में है, चाहे वो गोल्ड के रूप में है, चाहे किसी और फॉर्म में है, तो वो सारा का सारा जो धन है वो ब्लैक मनी या एक गैर कानूनी तरीके से जिसको हम बोलते हैं वो माना जाए, क्योंकि उसने आपने कहीं पर भी उसके ऊपर सबसे बात जब आपने अकाउंट नहीं किया, उसको अकाउंटेड नहीं किया, जब अकाउंट नहीं किया तो आपने उसके ऊपर जो वाजिब उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं दिया, तो इसके चलते वो सारी का सारा धन जो है वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट होता है। और इन्हीं दोनों बातों को आपस में मिला जुला सा जो है हम चुनावी बॉन्ड की बात करें, दोनों में सरकार का ये कहना था कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए हमने चुनावी बॉन्ड को लेके आए, जबकि विपक्ष का कहना ये था कि और जो ब्लैक मनी है इससे और ज्यादा बढ़ गई जी। सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टी के पास किस तरह से पैसे आते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल या राजनीतिक पार्टियां होती हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर, चाहे वो राज्य स्तर पर, वो राज्य स्तर पर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे बीआरएस है और तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, जो कि राज्य स्तर पर पार्टियां हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी और बहुत विशाल पार्टियां, उनका जन आधार काफी ज्यादा है। जैसे हम सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो होती है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्तर पर होती है, वहां पर कोई भी जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं होता, उसमें कोई पद लाभ का नहीं होता। और राजनीतिक पार्टियां जो है किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करती। जब वो व्यवसाय नहीं करती तो निश्चित रूप से उनके पास कोई आय का संसाधन नहीं होता। लेकिन जैसा हम और आप सब जानते हैं कि चाहे राज्य स्तर की पार्टी हो या केंद्र स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, हर राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यविधि को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। या जैसे इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में कैंपेन के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई कंपनी होती है, वो उनके कार्यकलापों के लिए, उनके राजनीतिक कार्यकलापों के लिए वो एक चंदा उनको देते हैं, जिसको हम डोनेशन बोल सकते हैं। वो चंदा जो है राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है, वो न केवल देश के अंदर दिया जाता है
बल्कि विदेशों से भी राजनीतिक पार्टियों को लोग चंदा देते हैं और उनको जो डोनेशन मिलता है। तो ये सारा का सारा चंदा जो होता है या जिसको डोनेशन बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी अपनी कार्यविधि या अपनी जो अपना पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको चलाने के लिए खर्च करती है। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चुनावी चंदे खुलासे पर चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिए गए थे? देखिए, चुनाव आयोग को इसमें बहुत, आपने भी देखा चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरीके से केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर भी और एसबीआई के ऊपर भी कड़े निर्देश दिए कि जो चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जितने राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो चंदे हैं या उनके जो डोनेशन हैं वो जिन भी स्रोतों से आ रहे हैं, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर उन स्रोतों का हवाला देना है कि किसी राजनीतिक पार्टी को जो चंदा है वो कहाँ से आ रहा है। एक बात, दूसरी बात, जो राजनीतिक पार्टियों को ये भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी कैंपेन के अंदर जो धन को खर्च कर रही हैं उस धन का ब्यौरा भी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को देना है। तो उन सबका मिलान चुनाव आयोग करेगा और उसकी ऑडिटिंग जो होती है कि सामान्य रूप से देखते हैं कि कोई कैंपेन जो चल रही है वो कितनी कैंपेन चल रही है और कितना पैसे का जो है उसको पेमेंट की गई। तो ये सारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक निष्पक्ष चुनाव आयोग की, जो राज्य स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, चुनाव को करा सके। तो उसको निष्पक्षता के साथ साथ उनपे बड़े निर्देश होते हैं, जो निर्देश सामान्य रूप से सरकार के द्वारा नहीं, अधिकांश जो निर्देश जब होते हैं चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन पर हम देखते हैं कि वो अपने कानून के आधार पर और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनके आधार पर जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जी बिल्कुल सर, बखूबी आपने समझाया कि चुनावी चंदे खुलासे पर चुनाव आयोग को क्या क्या निर्देश दिए गए थे। साथ ही देश से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषिपाल जी बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या वोटरों को राजनीतिक चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? साथ ही मतदाता यानी कि वोटर्स के सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई पर अदालत का क्या कहना था और इसके क्या मायने हो सकते हैं सर? देखिए, ना केवल नहीं कि वोटर्स को, बल्कि जो वोटर्स नहीं होते, जो नागरिक हैं देश के, अगर मान लीजिए 18 से कम साल के भी है और वोटर नहीं भी बने, तब भी हर नागरिक को ये अधिकार है, उसको सूचना का अधिकार है कि पब्लिक डोमेन के जो भी संस्थाएं हैं जो पब्लिक डोमेन में है उनकी सारी जो जानकारी है उस जानकारी को, सूचना को जानने का पूरा अधिकार होता है। तो वो नागरिक रूप में पूरा अधिकार होता है, चाहे वोटर है और चाहे वो वोटर नहीं है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी कोई भी खर्चा करती है या मान ली किसी भी तरीके से कोई और एक्सपेंसिव करती है, जितना वो चंदा ले रही है, तो एक नागरिक के तौर पर सबको अधिकार है कि वो सूचना के अधिकार के तहत उस एप्लीकेशन को लगाकर और उस राजनीतिक पार्टी संबंधित जो उनकी गतिविधि है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उन सारी गतिविधियों को, वित्त से रिलेटेड सारी गतिविधियों को वो जान सकता है। और न केवल जान सकता है बल्कि ऐसे बहुत सारे प्रावधान होते हैं जिनके अंदर जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद भी चुनाव आयोग को सारी की सारी जानकारियां जो होती है वो राजनीतिक पार्टी और जो कैंडिडेट होता है उसके द्वारा देना अनिवार्य होता है। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कंपनियों के चुनावी चंदा देने के नियमों का क्या है? देखिए, सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं, पहली स्थिति की बात करते हैं, तो पहले तो नियम की हम बात करते हैं तो कंपनियों को, इवन अगर कोई कंपनी घाटे में भी है तो भी उस कंपनी को ये अधिकार था कि वो कंपनी किसी भी राजनीतिक संस्था को दान दे सकती थी। उनके दान देने पर, डोनेशन देने पर कोई रोक नहीं। लेकिन सामान्यतः जैसे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस संज्ञान को लिया, कंपनी की जो भूमिका थी, विशेष तौर पे ऐसी कंपनियां जो राजनीतिक कार्यों को जुड़ी होती है और ऐसी कंपनियां जो मतलब गवर्नमेंट ठेके लेती हैं और टेंडर्स देती है, ऐसी स्थिति में सरकार का ही कहना था, सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकारी कामों में जुड़ी रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में वही कंपनी अगर आपको डोनेशन देती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो या आपकी निष्पक्षता जो है उनको टेंडर देने की, काम देने की, उस पर एक सवालिया निशान आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि जो चुनावी जो बॉन्ड है जो कंपनियों से दिया जाता है या उनको कंपनियों जो घाटे की स्थिति में भी है, तब भी उनको अगर मान लीजिए चुनाव में उनको जो डोनेट देने के लिए उनका मन करता, तो ऐसी स्थिति में जो है उन नियमों में बदलाव की आवश्यकता है कि ऐसी कंपनियां अब नहीं
वो चंदा दे सके जो ऑलरेडी लॉस में चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो कंपनी एक्ट में किए गए। जी सर, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कंपनियों के अनियंत्रित चुनावी चंदा देने के नियम पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कंपनियों सरकार पर प्रभाव डाल सकती हैं। इस बारे में भी हमें बताएं। निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जो जिसको हम सामान्य भाषा में सरकारी ठेके बोलते हैं या टेंडर्स बोलते हैं, जो सरकारी कामों कर रही होती है, जिसमें इवन डिफेंस का काम होता है, रेलवे काम होता है, मेट्रो काम होता है, कंस्ट्रक्शन होता है और फर्टिलाइजर होता है, सीमेंट होता है, स्टील होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी जो काम होते हैं या कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनमें वो लगातार जो टेंडरिंग करती है। जब उनके टेंडर्स होते हैं तो निश्चित रूप से कई बार ये कहा जाता है कि टेंडर्स की जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि अगर वो कंपनियां आपको इस तरह से बेवजह और बहुत बड़ा आपको दान देती है तो ऐसी स्थिति में सरकार की निष्पक्षता कि वो टेंडर देते वक्त निष्पक्ष रहेगी और उनके जो किसी भी तरह के जो अगर नेग्लिजेंसी होती है उस नेग्लिजेंसी के ऊपर सरकार सख्ती से काम नहीं करेगी, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी कंपनियों को जो कार्यविधि है उनको चुनावी जो बॉन्ड के द्वारा कम से कम जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगानी चाहिए। जी बिल्कुल ऋषिपाल जी, साथ ही साथ मैं आपसे एक बेहद अहम सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि सरकार का कहना था कि चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखकर वे राजनीतिक बदले की संभावना को खत्म करते हैं। इस पर अदालत का क्या कहना था सर? देखिए, जैसा हम जानते हैं नलिनी की कोर्ट के अंदर सरकार भी एक पक्षकार थी। सरकार के अपने व्यूज थे, क्योंकि हम जानते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा जो चुनावी जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसको लाया गया और उसको लाने के लिए सरकार का ये मंशा थी कि जो सरकार का कम से कम ये कहना था कि हमने कोशिश करी है कि जो ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को जो अनअकाउंटेड है, जो कोई किसी की जानकारी में नहीं है, वो इस्तेमाल होती है। तो उससे बेहतर है कि वो कम से कम बैंक के द्वारा जो है जिससे लोगों को जानकारी उसके। दूसरा, सरकार ने का ये भी कहना था तो जो व्यक्ति दान दे रहे हैं उनके नामों को अगर डिस्क्लोज नहीं किया जाता तो वो पब्लिक डोमेन के लिए इसलिए बेहतर है कि जिससे कि जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरे लोग जो है अगर उनको पता लगता है तो वो उनके प्रति वैमनस्य का भाव या दुर्भावना का भाव रख सकते हैं। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि ये जो आपकी बातें हैं ये आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत, क्योंकि सूचना का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के लिए अगर संवैधानिक अधिकार किसी का है तो किसी भी तरीके से कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर किसी तरीके से संविधान की जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो सके। और इसी आधार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द किया। जी बिल्कुल सर, एक अहम सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चुनावी बॉन्ड योजना रद्द के फैसले के बाद अब चुनावी चंदा कैसे दिया जा सकेगा? अब मान लीजिए जो स्थिति पहले थी, जो स्थिति 2017 से पहले की स्थिति थी जब चुनावी बॉन्ड नहीं आया था, तो उससे पहले की स्थिति थी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या किसी को ऐसा नहीं है कि दान देने के ऊपर या उनको किसी तरह योगदान देने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाई हो कि आगे से रोक लगाई जाती है और वो लोग अपना दान नहीं दे सकते। वो अपने दान को एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा, एक बैंक अकाउंट के द्वारा अपने दान को दे सकते हैं और उनका दान जो है वो किसी भी रूप में जब दिया जाएगा तो वो प्रॉपरली जो है उनके अकाउंट से रिफ्लेक्ट होगा। जब अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा तो किसी व्यक्ति, जो कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था है, वो उस प्रकार की जानकारी ले सकता है। तो अगर हम सामान्यतः मान के चले जो 2017 से पहले की स्थिति है, मोटा मोटी वही स्थिति जो है इस समय आ चुकी है। जी, साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या फैसले से काला धन पर लगामी लगेगी? देखिए, अपने आप में तो ये बहुत डिबेट का विषय है। एक तो सरकार का भी कहना था कि क्योंकि पहले जो पैसा आ रहा था वो पैसा ब्लैक मनी में आ रहा था, वो अकाउंटेड नहीं था, किसी को पता नहीं था। लेकिन क्योंकि चुनावी बॉन्ड के रूप में आ रहा था तो कम से कम ये तो पता था कि वो अकाउंट के द्वारा, बैंक के द्वारा आ रहा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बैंक के द्वारा भी आ रहा है, तब भी क्या है कि उसका किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है या किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या किस तरीके से लिया जा रहा है, वो अपने आप में विवाद का विषय है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड को रद्द किया है। जी बिल्कुल सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव में काले धन की समस्या कितनी गंभीर है? देखिए, चुनाव में अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ चुनाव में काले धन की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि
कैंपेनिंग जो होती है, चाहे राज्य स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, कैंपेनिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी होती है, जिसके अंदर हजारों लोग, लाखों लोग जो कैंपेनिंग में जुड़ते हैं। न केवल व्यक्ति विशेष जुड़ता है, बल्कि बहुत सारी आपने देखा है बड़ी बड़ी जो रैलीज होती है, जिनके अंदर बहुत सारी जो कार मोटरसाइकिल बहुत सारी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे लोग जो और उसके साथ जुड़े होते हैं, और कैंपेनिंग के और बहुत सारे संसाधन, सोशल मीडिया और जो फिजिकली जो पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, बहुत सारा जो धन है इन सब में इस्तेमाल होता है। तो बहुत तक संभावना है कि जो काला धन है उसका बेवजह इस्तेमाल किया जाता है। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किन कानूनों के संशोधनों को भी रद्द किया गया है, वे संशोधन क्या थे? देखिए, संशोधन तो मेनली यही थे कि जिसमें अब सबसे पहले ये था कि अकाउंट जो अमाउंट किसी भी राजनीतिक संस्था के पास जो अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट कहीं पे डिफाइन नहीं हो रहा था, एक बात। दूसरी बात, जो एक नागरिक के रूप में लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि कोई व्यक्ति कितना दान दे रहा है। तो ये जानकारी का होना, तो कानून में कहीं ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर दान देना चाहता है, कंपनी दान देना चाहती है, तो कोई किसी कानून के द्वारा या किसी अदालत के द्वारा उस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन कानून का प्रावधान ये था कि उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, लोगों को, नागरिकों को उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे नागरिक उस आधार पर जिस समय वो वोट करने जाए या और राजनीतिक पार्टी गतिविधि में जो वो जुड़ने जाए, तो वो उस जानकारी को साझा करके सही निर्णय ले सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी तमाम अहम जानकारी, कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।